हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस, बेसिकली पीवाईपीज आप कह सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर, और फिजिक्स का सेक्शन में आपके आगे लेके आऊं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2025 के साइंस थ्योरी एग्जामिनेशन की, जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं या जब आप साइंस का एग्जाम देंगे, तो साइंस का एग्जाम आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसको पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। अब इस प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए होंगे, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं। अब सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 30 के 30 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे कहा है प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जितने भी मार्क्स क्वेश्चन के होंगे वो उनके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसका आंसर टू द पॉइंट आपको देना है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन पिकअप करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 2 to 9 आपके डेफिनेट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि निश्चित आपके आंसर के यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के प्रश्न है और प्रश्न संख्या 24 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। Each part of the question number 1 carries 1 mark. Question number 2 to 9 are of 1 mark each. Question number 10 to 15 are of 2 marks each. Question number 16 to 23 are of 3 marks each. क्वेश्चन नंबर 24 to 30 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर नंबरों का क्या है, डिवीजन दे रखा है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प तो नहीं है, लेकिन कतिपय प्रश्न में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प ही का उत्तर दीजिए। ऐसी कोई ओवरऑल चॉइस तो आपको इस पेपर में दे नहीं रखी कि आप इस पेपर को बोले कि ये वाला नहीं करेंगे, हम दूसरा पेपर करेंगे, या ये नहीं तीसरा करेंगे। लेकिन इंटरनल आपको क्वेश्चंस में चॉइस दे रखी है कि अगर आपको पहला वाला पार्ट इसका अच्छा नहीं आ रहा तो दूसरा वाला पार्ट आप करें, पर वहां पर और अथवा ऐसे करके दिया होगा। तो आपको ध्यान देना है, जो बेस्ट आपको आता है सोल्यूशन, जिसका बेस्ट आपको पता है, उसका आप आंसर देंगे। एंड अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन चॉइस इन सच क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आप करें, ऐसा नहीं है आपने सारा ही कर दिया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके आगे दिया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि पावर ऑफ लेंस का जो है एसआई यूनिट क्या होगी। अब आप सभी जानते हैं जो लेंस है इसकी पावर जो है वो डायोप्टर में देखी जाती है। पावर क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी डायोप्टर। तो डायोप्टर इसकी इकाई है। लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में देखी जाती है। सिंपल इसका आंसर है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब आप बोल रहे होंगे सर वॉट भी तो होती है, तो वॉट भी आप पढ़ते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर की यूनिट होती है, या विद्युत शक्ति, क्षमता नहीं शक्ति, विद्युत शक्ति या फिर यांत्रिक शक्ति की ये इकाई होगी वॉट। तो ये गलत है, वॉट। डायोप्टर इसका सही आंसर है, क्योंकि लेंस की बात हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, चालक के क्षेत्रफल के क्रमानुपाती, और चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। यानी ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्या रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है? बिल्कुल एकदम सही बात है, जितनी ज्यादा चालक की लंबाई होगी उतना ज्यादा हमारे पास प्रतिरोध होगा। पहला कथन तो सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ये यहाँ पर कथन कह रहा है बिल्कुल गलत, क्योंकि लंबाई नहीं क्षेत्रफल के, काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती बोल सकते हो आप, होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया यानी कि काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये बिल्कुल गलत है। क्षेत्रफल के क्या होता है, क्षेत्रफल के प्रतिरोध वक्रानुपाती होता है या व्युत क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी रो के, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ एक ही सही है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1।
चलिए फटाफट में नोट करेंगे एंड देन फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है डेफिनेट टाइप का क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब के समांतर आपतित होती है, अभिलंब के समांतर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान लिखिए। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर, राइट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर, यही बोला है हमें, यानी कि ये एक समतल दर्पण हमारे पास है। इसका यहां पर हम एक अभिलंब बना लेते हैं। उन्होंने कहा जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये जो नॉर्मल है एन ओ, मान लो ए ओ बी हमारे पास एक मिरर है, इसके पैरेलल गिर रही है, यानी कि इसी के ऊपर गिर रही होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। पैरेलल मतलब यही तो होता है, एक के ऊपर एक या एक साथ। एक रे और इसके ऊपर आ जाए तो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि वो इसके ऊपर ऐसे गिर रही है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ऐसे, यानी कि इसी के ऊपर गिर रही है। आपसे बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जानते हैं, ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल, या मैं बोलूं इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी कि मैं आपसे बात करूं कि आपतित कोण क्या होता है, आपतित कोण क्या होता है, तो आप कहेंगे आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण है ना। चलिए ठीक है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, तो ये है आप अभिलंब और यही है आपतित किरण। तो हम कहेंगे एंगल आई यहां पर कितना हो जाएगा? 0। नाउ हम जानते हैं जब ये सीधा आएगा तो सीधा लाइट टकरा के चली जाएगी, क्योंकि एंगल जितना इंसिडेंट होता है उतना ही रिफ्लेक्टिंग होता है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमें तो रिफ्लेक्टिंग एंगल की वैल्यू लिखनी है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम अनुसार, परावर्तन के नियम अनुसार हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण बराबर है आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। तो एंगल आई बराबर एंगल आर बन जाएगा। तो एंगल आई कितना है? 0। तो जब एंगल आई 0 है, एंगल आर भी 0 होगा, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0, यानी कि परावर्तित कोण का मान 0 होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, तो एंगल आई बराबर 0। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम अनुसार हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो 0 बराबर एंगल आर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0, यानी कि परावर्तित कोण का मान 0 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी हिंट दे दी, आप चाहें तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0 होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। हमें पावर निकाली है कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कि उत्तल लेंस की, जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हमें दी है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें दी है। क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ जो है फोकस दूरी f बराबर कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखना कौन सी दी है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई है। उत्तल लेंस में बात हो रही है, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस में इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, नाउ पावर की हमें बात करनी है, पावर हमें यहाँ पर निकालनी है, यानी कि हमें इसकी क्षमता निकालनी है। तो पावर कैसे निकाली जाएगी, तो पावर जो होती है हमें पता है 100 अपॉन फोकस दूरी होती है सेंटीमीटर में। ठीक है, पावर डायप्टर में आती है, याद रखिएगा। तो P इज इक्वल टू बन जाएगा 100 बटा फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो 100 यहाँ पर, फोकस दूरी कितनी है 50, 50 को यहाँ रख दो, 50 से कटेगा 2, तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 2 डायप्टर, या आपकी पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। अब वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए, 6th क्वेश्चन कह रहा हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। और सबसे पहले बात करें तो इसको डिनोट करते हैं रो से। रो होती है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप कह लीजिए, रो को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लेते हैं, या हम रेजिस्टिविटी कह लेते हैं, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कह लीजिए। इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, रो बराबर होता है आर ए अपॉन में एल। रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो जो होता है वो होता है आर ए अपॉन एल, सिंपल सा फॉर्मूला। वेयर आर यहाँ पर क्या होता है मैं बता देता हूं, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध को हम आर कह रहे हैं। ए का मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल, एल का मतलब लेंथ होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई बेसिकली। यहीं पर बात करें तो आर की यूनिट की बात करें तो प्रतिरोधकता, तो यूनिट ऑफ आर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, आर वो होती है ओम, यानी कि आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ए का यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर।
ऐसे ही यूनिट ऑफ लेंथ वो होती है मीटर, यानी कि एल का मात्रक क्या होता है, मीटर। उठा के लगा दीजिए, तो रो बराबर आ जाएगा ओम, मीटर का स्क्वायर अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो रो की यूनिट बन जाएगी ओम मीटर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ओम मीटर। तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप डायरेक्ट लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इतना सब बता रहा हूं, या रजिस्टिविटी आप तो डायरेक्ट लिखेंगे कि ओम मीटर होती है, इज ओम मीटर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर, मैं कह लू ओम मीटर होती है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस कोर कॉन्सेप्ट को भी। रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल, आर का मतलब रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ए का मतलब क्षेत्रफल है, एल का मतलब यहाँ पे लंबाई है, तो यूनिट ऑफ आर हो जाएगी ओम। आर की इकाई क्या होती है ओम, आर का मात्रक जैसे हमें पता है ओम होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर, यूनिट ऑफ ए होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एल का मात्रक होता है मीटर। पुट कर देंगे यहाँ पर सारी की सारी यूनिट्स को, तो ओम मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ओम मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ओम मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारी यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 9th वाला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। कैसे वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है। तो 9th, तो कहते हैं वोल्टमीटर इज ऑलवेज, ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूं, कनेक्टेड इन पैरेलल टू measure the potential difference between 2 points। क्या कहते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समांतर लगाया जाता है, जिससे वह दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव ज्ञात कर सके। तो हमेशा कैसा लगाना है, हमें समांतर क्रम में लगाना है, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको लगाते हैं, पैरेलल में। सीरीज में लगाया जाता है हमारा एमीटर, एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल लगाते हैं। तो आई होप ये चीज छोटी छोटी सी क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस एग्जाम पेपर में बचे हुए अगले क्वेश्चंस निपटा लेंगे और अपना पूरा 2025 का पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।